Hello dear student. Today we are going to start HOTS question. Question number 4. एक्चुअली इस क्वेश्चन को उन लोगों ने बताया ही ऐसे है कि ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होता है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चे इस क्वेश्चन से वैसे भी बहुत डर जाते हैं, बट एक्चुअली देयर इज नो नीड टू वरी। मैंने इस वाले वीडियो में फ्रॉम मार्च 2020 से लेकर मार्च 2024 तक के अलोंग विद द सप्लीमेंट्री एग्जाम्स मैंने जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 है PYQ के, वो सारे एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। इससे क्या हो जाएगा ना, आपको उस टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया आ जाएगा। सो इट विल गिव यू अ लिटिल बिट हेल्प कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसके पहले आ चुके हैं, तो उनके चांसेस बनते हैं। ठीक है, उस लेसन का ये नहीं आएगा, कोई और क्वेश्चन आएगा, बट यू विल गेट एन आइडिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लकीली जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हिस्टोग्राम का। बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हिस्टोग्राम में कोई कैलकुलेशन होता ही नहीं है। तो जो बच्चे नंबर से डरते हैं, कैलकुलेशन से डरते हैं, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है आपको? प्राइस दी हुई है पर केजी शुगर की, और नंबर ऑफ वीक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई एक्सिस। इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है दैट इज आवर ओरिजिन विच इज कॉल्ड जीरो। अब यहाँ पे देखिए, लुक एट दैट, जो हमारा डिफरेंस है इन क्लासेस के बीच का वो टू रुपीज का ही है, मतलब 2 रुपीज पर बॉक्स हम लोग ले लेंगे। बट 0 से लेकर 18 तक का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में वी हैव टू ड्रॉ अ क्रिंक मार्क। अब जब हम क्रिंक मार्क डालते हैं तो इसके बाद में आप आपका फर्स्ट जो लोअर लिमिट है वो ले सकते हो, दैट इज 18। तो 18, 20, 22, 24, 26, 28, देन 30, ये है हमारे क्लासेस। अब अगर हम y एक्सिस की बात करेंगे, तो अगर आपके पास में बड़ा वाला ग्राफ है तो आप 2 के यूनिट्स ले सकते हो, बिकॉज द हाईएस्ट वन इज 22। तो अगर हम 2 के लेंगे तो हमें 11 बॉक्सेस पे नीडेड। यहाँ पे मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं 4 के मल्टीपल में ले रही हूँ, लाइक 4, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20, 22, एंड द लास्ट वन इज 24। हालांकि 24 है भी नहीं, बट हम लोग एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा का वहां पे ड्रॉ कर देंगे। अब हमें निकालना है इसका स्केल। तो जो स्केल होता है वो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ले लेंगे 1 सेंटीमीटर के लिए। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने 1 सेंटीमीटर के लिए क्या यूनिट लिए हैं। तो आप एक्स एक्सिस का देखिए, ये जो है ये क्या है? प्राइस है। किसकी प्राइस है? शुगर की प्राइस है। तो ये रुपीज में है। तो हमने 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 रुपीज लिया है। एंड दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वीक्स। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया है बाय 4 वीक्स से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 वीक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, लेट स्टार्ट। अब हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारा 18 to 20 है वो है 4। तो 18 to 20 के लिए हमें 4 पे एक बॉक्स ड्रॉ करना है। अब अगर आपका ये 2 का होता तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है ना, बट क्योंकि हमने ये 4 सेंटीमीटर ईच लिया है तो थोड़ा छोटा है। देन नेक्स्ट वन इज ऑफ 8। तो हम 8 से ड्रॉ कर देंगे। 20 to 22 वाला जो है दैट इज ऑन 8। द नेक्स्ट वन इज ऑफ 22। 22 से 24 का जो है वो 22 पे है। So we are going to draw 22. The next one is of 24 to 26 वाला 12 पे है। तो हम ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम 12। एक मिनट, आई मेड अ मिस्टेक। व्हाट? एक्चुअली यहाँ पे 24 ही चाहिए था, है ना।
क्योंकि 4 के टेबल में हम लोग लिख रहे हैं, तो 4 के टेबल में इट शुड बी 24। तो ये जो मेरा बॉक्स है दैट आई करेक्ट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। और 26 टू 28 जो है वो है 6। तो हम देखिए 4 और 8 के बीच में 6 आ जाएगा। मतलब समहाउ यहाँ पे जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट दैट स्मॉल फेंट लाइन बिटवीन द टू मेन बॉक्सेस। एंड द 28 टू 30 वाला जो है वो है 8। तो हम ये यहाँ पे 8 का ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब हमें कौन सा करेक्शन करना है, दिस वन। क्योंकि एक्चुअली ये क्या हो गया है, दिस पार्ट, ये हमारा 22 पे यानी 20 और 24 के बीच वाला पार्ट है ये। ठीक है, और ये जो है नंबर, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। ये हो जाएगा 24, है ना। तो 20 टू 24 के बीच वाला जो नंबर है वो है 22। एंड दिस पार्ट जो है, अब मैं इसको थोड़ा कवर अप कर देती हूँ, क्योंकि बॉक्सेस को मूव करना अगेन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। 4 मार्क का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा चांसेस बनते भी नहीं है रॉन्ग होने के। नेक्स्ट देखिए, वन पर्सन बोरोज 4,000 rupees and agrees to repay with a total interest of 500। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे कोई कुछ इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट पे करने की बात करता है, तो आप इसमें एस एन का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। क्योंकि एस एन यानी टोटल सम, सम जो है वो पूरा उसने टोटल मिला के कितने पैसे दिए। तो इसका जो एस एन है दैट विल बी 4,500। कितने इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला है, 10। तो जो आपका एन है दैट इज 10। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10। लेस देन है मतलब कम होते जाएगा, तो जो आपका डी है दैट विल बी -10। क्या फाइंड आउट करना है आपको, फर्स्ट टर्म मीन्स ए एंड द लास्ट टर्म, लास्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स टी एन। ये दो क्वांटिटीज हमें निकालनी है। दिया क्या है आपको, एस एन दिया है। तो हम सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि एस एन हमें पता है कि इट्स 10, तो जहां जहां पे n है आप 10 प्लेस कर सकते हो। ए हमें नहीं पता, 10-1 इंटू डी, हमारा डी नेगेटिव है सो बी केयरफुल। अब क्या हो जाएगा, एस टेन का वैल्यू हमें पता है दैट इज 4,500। और जब आप 10 और 2 को डिवाइड कर दोगे यू विल गेट 5। उसके बाद में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10-1 इज 9 इंटू -10। अब इस 5 को मैं इस साइड में शिफ्ट कर देती हूँ, तो 4,500 डिवाइडेड बाय 5। और ये जो है ये 2a, अब 9 इंटू -10 कितना हो जाएगा, -90 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप 4,500 को 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 900, और ये -90 को अगर आप शिफ्ट करते हो तो आपको मिलेगा +90, है ना। तो इन दोनों का एडिशन आपका आ गया है 990। अब इस 990 को हमें 2 से डिवाइड करना है, फिर हमें मिलेगा हमारा ए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको डिवीजन बता देती हूँ कि 990 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 9s 18 एंड 2 5s 10। तो हमें जो ए मिला है दैट इज 495। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 495।
अब हमें निकालना है Tn। सो देर आर टू वेज टू फाइंड आउट द Tn। आप या तो आप डायरेक्टली Tn का फॉर्मूला लिख दो कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू T1 प्लस Tn। आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। Sn हमें पता है 4500 है, n है हमारा 10, T1 जो अभी अभी हमने निकाला है दैट इज 495। तो हमें क्या मिल जाएगा? Tn मिलेगा। अब ये अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मुझे इसका आंसर 5 मिल जाएगा। इस 5 को अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो डिवाइड में जाना पड़ेगा। देन 495 प्लस Tn। तो अगर आपने इसको डिवाइड किया यू विल गेट 900 माइनस 495। तो जो आपका Tn आने वाला है वो आएगा आपका 900 माइनस 495 which will be 405। T10 it should be T10। जो लास्ट टर्म है हमारा T10 है। तो आप ये इंस्टेड ऑफ Tn यू कैन राइट हियर T10, क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना। तो इन दिस वे वी गॉट आवर आंसर। हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे कि देयरफॉर a इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म है हमारा 495 सॉरी, और जो लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, एक्सक्यूज मी, इज 405। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The sum of the areas of two square is 400 square meter. If the difference between their perimeter is 16 meter, find the sides of two square. देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे फुल कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको सम का एरियाज का ये दिया है, सम दिया है, और पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है। साइड तो हमें दी नहीं है विच वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्योंकि दो आपके ये है स्क्वायर्स हैं, तो हम सबसे पहले पहले किसी एक स्क्वायर के लिए हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द साइड ऑफ लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस वर्ड आया है ना। तो जब भी डिफरेंस आता है तो कोई ना कोई एक बड़ा होगा और एक छोटा। तो हम स्मॉलर जो स्क्वायर है उसका साइड हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो फिर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? therefore its perimeter is equal to 4x मीटर, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर इज 16। इसका मतलब किसी एक जो छोटा वाला आपका स्क्वायर है उसका और जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 16 का है। इट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर, जो दूसरा वाला स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर आएगा इज 4x प्लस 16 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस अगर 16 है तो आप किसी छोटे वाले में अगर 16 ऐड करोगे तो आपको बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है साइड का मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो हमारे पास में पेरीमीटर है विच इज 4x प्लस 16। तो हम दूसरे वाले
जो हमारा स्क्वायर है उसका साइड हम निकाल सकते हैं। इसमें से हम 4 एज अ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x/4। और जब मैंने ये वाला 4 शिफ्ट कर दिया इस साइड में, तो 4 विल बी कैंसिल। तो हमें साइड क्या मिला, जो हमारा दूसरा वाला स्क्वायर है उसका हमें साइड क्या मिला है, therefore side of other square is x+4 मीटर, है ना। x+4 मीटर हमें इसका साइड मिल गया है। अब हमारी कंडीशन क्या है, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 400 स्क्वायर मीटर। तो अब हमारे पास में साइड है और हमें पता है कि इनके जो एरियाज होते हैं वो क्या हो जाएगा, x² प्लस x+4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, है ना। तो अब हम इसे लिखते हैं x²। अगर मैंने इस ब्रैकेट को एक्सपांड किया तो मुझे मिलेगा x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 400। अगर हम 400 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे एंड x² प्लस x² लिखेंगे, विल गेट 2x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 8x, और अगर आपने 400 में से 16 माइनस किया, यू विल गेट 384। सब्ट्रैक्शन करने पे आपको 384 मिलेगा। अब इस सारे नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। तो जो हमारा इक्वेशन है वो हमें मिलेगा x² प्लस 4x माइनस 192। ओके, अब हम इस 192 के फैक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका जो एडिशन है इट शुड बी 4, और डिफरेंस इसका 4 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो 192 आने चाहिए। ओके, तो वैसे तो हमें बहुत क्लोज नंबर लेने पड़ेंगे। आपको अगर एकदम से नहीं आता है तो आप 8 से स्टार्ट करके देखो, आप इससे स्टार्ट करके देखो। नाउ आई नो द फैक्टर्स, सो आई एम टेकिंग डायरेक्टली बिकॉज 12 into 16 is 192, और इनका जो डिफरेंस है वो 4 आता है। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि कौन से नंबर को मुझे प्लस या माइनस देना है, जो भी आपका मिडल टर्म का साइन है वो आपके बिगर नंबर को आ जाएगा। तो प्लस 16 माइनस 12 इट गिव्स यू माइनस 192। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x² प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। फिर जब हम इसमें से पेयर डालेंगे तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 16, एंड इफ यू विल टेक माइनस 12 एज अ कॉमन, तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा अगेन x प्लस 16। तो जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं वो है x प्लस 16, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा ना कि अगर मैंने x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 लिया, तो जब 16 शिफ्ट हो जाएगा इट विल गिव्स यू माइनस 16। ये आपको क्या देगा, माइनस 16। तो माइनस 16 तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हम x माइनस 16 कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिर अभी क्या बचेगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 12। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 12
और जो दूसरा वाला साइड है x+4 दैट इज 12+4 मतलब 16। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे the length of the sides of the squares (12 meter and 16 meter respectively। ठीक है, ये जो पेपर मैंने अभी, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे ये मार्च 2020 में से थे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस हैं, आप तीनों में से आपको जो सुटेबल लगेगा आप टू अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, जो अभी जो स्टार्ट हो जाएगा ये नवंबर 2020 का पेपर है। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है, इज हाफ ऑफ द अदर रूट। तो हमें क्या प्रूव करना है, b² इज इक्वल टू 9ac/2, ये प्रूव करना है। देखिए ये क्वाड्रेटिक का सम है ना, क्वाड्रेटिक का सम है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें अल्फा बीटा लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो यहाँ पे हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, उन्होंने क्या दिया है कंडीशन, वन ऑफ द रूट इज हाफ ऑफ द अदर रूट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट अल्फा, ये क्या है, बीटा के हाफ है। तो हमें जो हमारा फॉर्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज -b/a। और जो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का, उसका क्या है, c/a है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ले लेते हैं। वाई वी आर टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सम दिया हुआ है वो b² है ना, जो आपको प्रूफ करना है वो स्क्वायर में है। अगर वो स्क्वायर में है तो हमें इस टर्म को स्क्वायर में लेना ही होगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक द बाय टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -b/a का होल स्क्वायर। अब जो अल्फा है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। अल्फा मतलब क्या है आपका, β/2 प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर, और -b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, a का स्क्वायर क्या होगा, a² हो जाएगा। तो इसे हम लोग देखिए, अब ये 2 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा β+2β/2, एंड अगेन इसका स्क्वायर आ जाएगा, हियर b² / a², ये आ जाएगा। अब β+2β कितना होगा, 3β हो जाएगा। β+2β इज 3β होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b²/a²। 3β मतलब कितना, 3 का स्क्वायर इज 9β² अपॉन 4 इज इक्वल टू b²/a², है ना, ये हो गया है। अब हमारे क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में हमें जो LHS है वो है हमारा b²। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो b² है उसे हम वहीं पे रख देते हैं एंड विल शिफ्ट ऑल द टर्म टू द अनदर साइड। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 9β² a²
अपॉन 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ऐसे ही रख दो, इसको हम लोग इसका जो साइड है वो फ्लिप कर देते हैं, तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। ओके, अब हमें क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। अब अल्फा क्या है हमारा, बीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब क्या हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीटा स्क्वायर है इसे हम एक ही साइड में रख देते हैं, मतलब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को उस साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 2ca अपॉन ए। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब जो हमारा इस साइड में हमने जो लिया है ना, लुक एट देयर दिस पार्ट, इसके जगह पे, इस बीटा स्क्वायर के जगह पे वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, हम वहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग बीटा स्क्वायर्स from equation 2 in equation 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब वहां पे क्या है आपका 9 बीटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, तो मैं क्या करती हूँ, ये 9 ए स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पे ऐसे ही लिख देती हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ बीटा स्क्वायर आई एम गोइंग टू राइट हियर 2c अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और ए कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो हमारे पास में क्या बचा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9a अपॉन 2, 9ac, ये c भी रह गया है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा ये हमारा जो है प्रूव दैट, ये हेंस प्रूव करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि यही हमें प्रूव करना था। यू कैन चेक हियर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac अपॉन 2, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया प्रूफ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का लेसन है। भुजंगराव इन्वेस्टेड 2,50,590 शेयर्स ऑफ FV10, और जब उसका MV कितना था, ₹250। ऑलवेज रिमेंबर, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो आपको मार्केट वैल्यू पे करनी पड़ती है ना, मार्केट वैल्यू पे हमें उसका इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 250 है हमारा मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज का रेट दिया है 0.2%, GST दिया है 18%, हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड GST पेड फॉर द ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है वो लिख लेते हैं। द सम इन्वेस्टेड वो कितना है, ₹2,50,590। और जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वो है ₹250। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रोकरेज निकाल लेते हैं कि ब्रोकरेज का जो रेट हमें दिया हुआ है दैट इज 0.2%। तो हम पहले 250 का 0.2% निकाल लेते हैं। 0 0 कैंसिल करो, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, 50 को एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो 5 हो जाएगा। Am I correct? 25 इंटू 2 50,
ओके 50 और फिर उसके बाद में डेसिमल पॉइंट दे देंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 0.50 ये आपका एक शेयर के ऊपर ब्रोकरेज है। अब इसके ऊपर जीएसटी भी लगा हुआ है। जीएसटी लगा है अराउंड 18% का। तो हम पहले जीएसटी लिख लेते हैं, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। तो हम 0.50 का 18% निकाल लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। और 0.2 से जब मैं 18 को डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट 0.09 पैसा रुपीज हो जाएगा, वो रुपीज 0.09। ठीक है। अब हमें कॉस्ट ऑफ वन शेयर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव मार्केट वैल्यू, then we have brokerage and then we have GST. Cost of one share is equal to market value plus brokerage plus GST. तो हमारा मार्केट वैल्यू है 250 रुपीज, ब्रोकरेज है 0.50 पैसा एंड जीएसटी है 0.09। इसीलिए जो कॉस्ट आया है पर शेयर इज 250.59। 250.59 है ना। तो जब भी हमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू राइट हियर नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड इज इक्वल टू जितना इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप कॉस्ट पर शेयर से डिवाइड करते हो तो आपको कॉस्ट पर शेयर से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2,50,590 और अगर इसको हमने 250.59 से डिवाइड किया तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पे एक्चुअली वी नो दैट दिस आर द सेम नंबर। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। इफ यू वांट टू रिमूव दिस डेसिमल आप इसके ऊपर 2 जीरो लगा दो। नाउ इफ यू विल डिवाइड इट तो ये सेम सेम नंबर कट जाएंगे एंड लास्ट के 3 जीरोस आप अप्लाई कर दो। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने शेयर परचेस किए हैं, सो द आंसर इज 1000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड इज 1000। ये हो गया आपका ए का आंसर। अब हम निकालते हैं बी। हमारा बी का क्वेश्चन क्या था? टोटल ब्रोकरेज, कि कितना ब्रोकरेज पे किया है। तो हमें यहाँ पे पता था कि टोटल ब्रोकरेज इज इक्वल टू ब्रोकरेज जो एक शेयर पे लगा है वो, ब्रोकरेज पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो ब्रोकरेज है वो था हमारा 0.50 एंड अगर आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा आंसर 500 रुपीज 500। तो जो हमारा टोटल ब्रोकरेज पे हुआ है वो है रुपीज 500। इसको भी हम बॉक्स बना देते हैं। अब हमारा जो सी क्वेश्चन था जीएसटी पेड, तो हम जीएसटी भी वैसे ही निकालेंगे। जीएसटी पर शेयर, टोटल जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी पर शेयर
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो जो हमारा पर इसका जीएसटी लगा था दैट इज 0.09, और अगर इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिलेगा ₹90। तो जो जीएसटी पेड हुआ है, टोटल जीएसटी, दैट इज ₹90। ये हो गया हमारा तीनों का आंसर। ओके, so in this way we have found the number of shares, then brokerage paid and the GST paid. Okay, let's see the sixth sum. क्या दिया है यहाँ पे? The following table shows frequency distribution of number of trees planted by students in the school. Find the mode. Mode हमें find out करना है। अब हमें पता है अगर आपको mode find out करना है तो ये जो हमारी frequency है, इस frequency में सबसे ज्यादा नंबर जिसका है that is your F1, है ना? एक मिनट, I'll change the pen so better understanding होगा। F1 हो जाएगा वो हमारा, और जो हाईएस्ट नंबर के ऊपर का है दैट इज F0, और जो हाईएस्ट नंबर के बिलो वाला पार्ट है दैट इज F2, और जो आपका हाईएस्ट नंबर होता है वो ही आपका क्लास लिमिट में आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में वैल्यूज लिख लेते हैं कि इस कंडीशन में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 100 है, so that's why maximum frequency means F1 वो है आपका 100, therefore F0 is equal to 70, F2 is equal to, अच्छा ये दोनों लकीली 70-70 ही है, कोइंसिडेंटली 70-70 है। L है आपका 20, और जो H है, H मतलब इन लिमिट्स का डिफरेंस, दैट इज 10, है ना? तो अब हम यहाँ पे पहले हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, अब हम वैल्यूज लिखेंगे। L है हमारा 20 प्लस F1 है 100, F0 है 70, 2 इंटू 100 माइनस 70 माइनस 70, और जो H है वो है 10। तो अब क्या हो जाएगा? 20 प्लस 100 माइनस 70 30, और ये जो है इसका है 200 माइनस 140, 200 माइनस 140, और मल्टीप्लाइड वह है हमारा 10। तो सॉरी 20 इज इक्वल टू 20 प्लस ये 30 अपॉन 60 हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड बाय 10, 30 इंटू 2 दैट इज 32 ज़ा 60, और 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5। तो जो आपका मोड है वो आ जाएगा 25। तो हमारा मोड आ गया है यहाँ पे 25। Isn't it easy? अगर आपको फॉर्मूला लर्न है और आपने वैल्यूज ठीक से प्लेस किए तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। तो हमने यहाँ पे ये नवंबर 2020 का पेपर सॉल्व किया है, दिस पार्ट। अब हम जाएंगे, एक्चुअली मार्च 21 में पेपर नहीं हुए थे ड्यू टू कोरोना, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है वो है सितंबर 2021 का। ठीक है, सितंबर 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 7/2 times the square root of total number
of students are playing on the ground and the remaining 2 students are studying in the classroom. Find the total number of students in class 10. मैंने इसके पहले भी आपको कई बार समझाया है, जो हमें फाइंड आउट करना होता है वही हमारा x होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख देंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट of class 10th is x. Total number of students of class 10th. bx. अब हमें सिचुएशन क्या दी है उन्होंने कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू, जितने बच्चे खेलने गए हैं ग्राउंड के ऊपर, 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर। तो x इज इक्वल टू, कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 7/2 स्क्वायर रूट x, और 2 बच्चे जो है दे आर स्टिल स्टडिंग इन द क्लास। तो ये हमारा सिचुएशन इक्वेशन ऐसे बन जाएगा कि x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 7/2 स्क्वायर रूट x प्लस 2। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो ये 2 है इसे हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 7/2 स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब क्योंकि हमें स्क्वायर रूट x थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, या फिर आप स्क्वायरिंग टू बोथ साइड ऐसा भी लिख सकते हो, बाय टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड का स्क्वायर ले लोगे तो ये पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर देना है, 7/2 रूट x, और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 का स्क्वायर हो गया 4, एंड स्क्वायर रूट x का स्क्वायर मतलब ओनली x, है ना। अब देखिए, अब हमें जैसे कि हमने जनरली भी देखा है, हमें डिनोमिनेटर पार्ट नहीं चाहिए, हमें वी डोंट वांट दिस 4, तो हम इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो x स्क्वायर है इट विल बिकम 4x स्क्वायर, 4x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, एंड 49 और 4 में से 4 विल बी कैंसल्ड, सो यू विल गेट हियर 49x। अब हम इसे शिफ्ट कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 49x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये जब हम ऐड वगैरह कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 4x स्क्वायर 16 प्लस 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर विल बी ऑफ 65x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 और 16 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 64। अब देखिए, ऑलवेज रिमेंबर जो आपका प्रोडक्ट है वो, और अगर आपका मिडिल टर्म इसमें अगर 1 का डिफरेंस है तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आप 1 टाइम्स, यानी 64 1 टाइम्स 64 वैसे यूज कीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन विल बिकम 64, और जो एडिशन आएगा वो उससे एक नंबर बढ़ के, मतलब उसका सक्सेसर, तो वो हो जाएगा 65। अब हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख दिए हैं, ये आप पेयर डालो, 4x कॉमन ले लो, सो यू विल गेट x माइनस 16, और यहाँ पे कुछ नहीं है कॉमन तो 1 ले लिया, तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा अगेन x माइनस 16। So we are going to write here x minus 16 in one bracket and 4x minus 1 in another bracket.
तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 16 शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, प्लस 16। तो x का हमारा एक आंसर 16 आ गया है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है, -1 शिफ्ट होके +1 एंड देन डिवाइडेड बाय 4, तो हमें दूसरा वाला आंसर मिल रहा है उसका x इज इक्वल टू 1/4। बट क्या स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, 16। कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो क्लास में बैठे हैं, मतलब जो क्लास में है 10th स्टैंडर्ड के, दोज आर 16। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। When 1 is added to the numerator as well as the denominator of a certain fraction, it becomes 1/2। जब आप ऐड करोगे +1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यू विल गेट 1/2। और अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 1/3। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन है तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आएगा ही। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सम को। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be 1। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इफ वी एडेड 1 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जो आपका ये है फ्रैक्शन वो हो जाएगा 1/2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, व्हेन यू मल्टीप्लाइड x + 1/2 और y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x + 2 इज इक्वल टू y + 1। हम सारे ही नंबर इस साइड में शिफ्ट कर दे, मतलब y को शिफ्ट कर देते हैं। 2x माइनस y और 2 को भी शिफ्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा -2 + 1। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी 2x माइनस y इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, कंडीशन 1। अब सेकेंड कंडीशन में उन्होंने कहा था कि इफ यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू x 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y -1। y को लेफ्ट हैंड साइड में और -3 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हमें जो इक्वेशन मिल रहा है दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब क्योंकि हमारा -y सेम है तो हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो जो हमारा इक्वेशन 2 है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और जो इक्वेशन 1 है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देंगे। तो 3x माइनस 2x इज x प्लस y माइनस वाई विल बी कैंसल्ड एंड 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो जो हमारा x है वो आ गया है 3। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 3 in equation 1।
तो क्या होगा 2 × 3 - y इज इक्वल टू -1। 2 × 3 इज 6। अब इन दोनों को शिफ्ट कर दो, यू विल गेट 7। तो जो हमारा फ्रैक्शन है, जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, द ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमने x/y लिया था, इज 3/7। ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट सम देखिए, ये सितंबर 2021 का थर्ड सम। एपी में दे हैव गिवन अस द नंबर्स 16, 14, 12 एंड द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 60। मतलब ये एसएन है। राइट दीज टर्म्स विथ ऑल पॉसिबिलिटीज। देखिए ये नंबर का अगर आप देखोगे तो नंबर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इनका जो डी है वो नेगेटिव हो जाता है। तो हम इसका डी फाइंड आउट कर लेते हैं। 14 - 16 इज -2। ए है हमारे पास में 16, डी है -2 और एस एन दिया हुआ है 60। अब एस एन है तो हम पहले एस एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। अब एस एन 60 हमें पता है, n नहीं पता है। 2 × 16 प्लस n-1 और जो d है वो है -2। तो 60 इज इक्वल टू 60 × 2 कर दो। ये वाला जो नंबर है इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 2 × 16 इज 32 प्लस, अगर आपने -2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -2 × n -2n -2 × -1 +2। 60 × 2 120 इज इक्वल टू n 32 + 2 34। तो ब्रैकेट के अंदर आया है हमारा आंसर 34 -2n। अगर हमने ब्रैकेट को ओपन किया, n से मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर मिलेगा 34 × n 34n एंड -2n²। तो इसको हम लिखेंगे पूरे इस साइड में शिफ्ट करके 2n² मतलब -2n को शिफ्ट किया, -2n² प्लस 2n हो गया, -34n ये इस साइड में शिफ्ट किया, ये माइनस हो जाएगा। 120 का हमने साइड नहीं चेंज किया है, वो वहीं पे रहेगा। अब क्योंकि ये सारे ही नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। n² -17n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, 60 के फैक्टर्स डालेंगे। 12 5 60, माइनस माइनस करेंगे तो -17 आ जाएगा। सो n² -12n -5n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो इसका ब्रैकेट पेयर डाल दीजिए, जो कॉमन निकलेगा वो निकालिए। तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिला है n-12 एंड n-5। तो अब देखिए, क्योंकि n-12 इज इक्वल टू 0 एंड n-5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 और n इज इक्वल टू 5। अब दोनों ही नंबर पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर हमने n इज इक्वल टू 5 लिया तो जो हमारा स्टार्ट है वो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5 लिया तो जो हमारे नंबर्स है यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंसर में n इज इक्वल टू 5। तो जो हमारे नंबर्स है, द टर्म्स आर 16 14 12 10 एंड देन
8। ओके, ये हो जाएंगे। बट अगर हमने n इज इक्वल टू 12 लिया, देन द टर्म्स आर, स्टार्ट तो 16 से ही होगा, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6। अब क्या हो जाएगा इसमें, देखिए +2 -2 कैंसिल, +4 -4 कैंसिल, +6 -6 कैंसिल, और 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। मतलब आफ्टर ऑल ये जो एडिशन है ये इन्हीं नंबर का आएगा, विच विल बी 60। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जो सम है ये मार्च 2020 के पेपर वाले हैं। If 460 is divided by a natural number, then the quotient is 2 more than 9 times the divisor and the remainder is 5. So find the quotient and the divisor. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारे सॉल्यूशन में हमारा क्या दिया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइजर एंड कोशंट। तो डिवाइजर हमारा छोटा टर्म है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट द डिवाइजर बी x। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि ये जो हमारा कोशंट है वो 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर। देयरफॉर जो कोशंट आने वाला है आपका वो क्या आएगा, कोशंट इज इक्वल टू 9 टाइम्स द डिवाइजर +2। ये हो जाएगा आपका कोशंट। एंड रिमाइंडर ऑलरेडी हमें दे रखा है उन्होंने, रिमाइंडर इज 5। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, हम इसके पहले भी व्हेन वी इनिशियली स्टार्ट द डिवीजन उस टाइम पे ये फॉर्मूला यूज होता था। तो जो डिविडेंड है हमारा वो है 460, डिवाइजर है x, कोशंट है 9x + 2 एंड द रिमाइंडर इज 5। तो अब हम एक इक्वेशन फॉर्म करके और इसे सॉल्व करेंगे। x इंटू 9x इज 9x², 2 इंटू x इज 2x, देन +5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 460 को शिफ्ट कर देते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा दैट विल बी 9x² + 2x + 5 -460 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगा आपका 9x² + 2x -455 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9 और 450 का प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसका जो डिफरेंस आना चाहिए दैट इज 2। थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसे मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, देखिए 9 इंटू -455, 9 को वैसे ही रहने दीजिए। अब इस 455 को, क्योंकि हमें पता है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो हम पहले करके देखते हैं बिकॉज वी हैव नो आइडिया कौन से नंबर आएंगे। तो 5 9 45 एंड 91, 9 इंटू 5 45, 45 और 91 का डिफरेंस 2 नहीं आएगा, है ना। तो मैं 91 के फैक्टर्स डाल के देखती हूँ, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर, 13 7। अब अगर हम देखते हैं तो इफ आई डिवाइड मल्टीप्लाई दिस 9 इंटू 7 एंड 13 इंटू 5, तो मुझे कौन से फैक्टर्स मिलेंगे, 9 इंटू 7 63 एंड 5 इंटू 13 इज 65, है ना। तो ये फैक्टर्स पॉसिबल है क्योंकि 63 और 65 इसका डिफरेंस 2 आ सकता है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बिगर नंबर को कौन सा साइन आएगा, जो मिडल नंबर का साइन है वो आपके बिगर नंबर को आएगा। सो 65 का साइन प्लस आएगा और 63 का साइन नेगेटिव आएगा। सॉरी, तो 9x² -63x + 65x -455 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके पेयर डाल दो, तो 9x को अगर मैंने कॉमन ले लिया, सो आई विल गेट x -7
प्लस 65 को अगर मैंने कॉमन ले लिया, स्टिल आई गेट x माइनस 7। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि x माइनस 7 हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे एंड द अनदर ब्रैकेट इज 9x प्लस 65। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 65 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 जो हमारा आंसर है। अब जो सेकंड नंबर है वो क्यों नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 उस साइड में शिफ्ट होगा तो -65 एंड डिवाइडेड बाय 9। तो -65 बाय 9 इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो नेचुरल नंबर नहीं है ना, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इफ इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर तो हम उसे कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो हमारे पास में जो हमारा डिवाइजर है दैट इज 7। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर डिवाइजर इज 7। जो हमारा कोशंट है, हमने क्या कहा था, कोशंट आपका 9 टाइम्स डिवाइजर से एंड प्लस 2। तो 9 इंटू 7 इज 63 प्लस 2 मतलब 65। तो आपका डिवाइजर है 65, कोशंट सॉरी डिवाइजर नहीं, कोशंट आपका 65 है। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर, डिवाइजर इज 7 एंड कोशंट इज 65। नेक्स्ट सम देख लेते हैं हम लोग। एपी का सम है, इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। ये टेक्स्ट बुक वाला सम है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक वाला ही सम है। आई थिंक इट्स इन एक्सरसाइज। तो हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में जो गिवन है वो पहले लिखेंगे। नाइन्थ टर्म यानी T9 इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी दे रखा है। अब हमें ये पता है कि T9 मतलब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, बाकी तो हमें कुछ पता नहीं है बट वी नो दैट n, तो वी आर गोइंग टू राइट यार T9 इज इक्वल टू a प्लस, जहां पे n है वहां पे हम 9 प्लेस करेंगे और T9 की जगह पे वी आर गोइंग टू राइट यार 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस 8d। अब अगर हमने इस 8d को शिफ्ट कर दिया तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -8d हो जाएगा, है ना, a का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या क्या प्रूव करना है, 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म, तो हम एक एक का वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ T19th। तो T19th क्या आएगा आपका, a प्लस 18th d। कैसे आया, n-1 किया तो 19 - 1 विल बी 18d। तो जो a है, अगर मैंने यहाँ पे 8d लिया, आई एम गोइंग टू राइट हियर इक्वेशन 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। -8d प्लस 18d, आपको क्या मिलेगा, T19 इज इक्वल टू 10d मिलेगा, है ना, T19 हमारा हो गया 10d। अब हम 29th डे निकाल लेते हैं। 29th जो टर्म है आपका, तो हियर ऑल्सो T29 इज इक्वल टू a प्लस 28d। a को हम रिप्लेस करेंगे -8d से, 28d प्लस 28 -8, इसका आंसर आ जाएगा आपका 20d। T29 इज 20d। तो ये जो 20d है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू 10d। T29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10d, और 10d क्या है आपका, T19 है। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। So I'm going to write here T29 is equal to 2 into T19। ये मैंने यहाँ पे लिखा from 3 and 4।
फ्रॉम 3 एंड 4 कि T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19। जो 29th टर्म है वो 19th के ट्वाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हमें समझने के लिए वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम। डायग्राम की जरूरत नहीं है, वो हम बस अपने समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, क्या क्या लिखा है यहाँ पे? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है ABC, और क्योंकि ये आइसोसेलेस है इसका मतलब AB इज इक्वल टू हमने AC ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में लिखते क्या क्या दिया है हमें। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24। तो जो पेरीमीटर है वो क्या आ जाएगा आपका? हम यहाँ पे पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोग ना इंस्टेड ऑफ AB AC वी आर गोइंग टू टेक इट X और Y ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि लेट AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू X। क्यों? क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और BC के लिए हम लोग ले लेते हैं Y। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो वो क्या है? AB प्लस BC प्लस AC, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब AB क्या है आपका? X है, BC है Y, और AC क्या है? X है। और हमें कितना दिया है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 24, तो हमने यहाँ पे लिखा 24। x प्लस एक्स 2x। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा दैट इक्वेशन विल बी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। अब हमें एक कंडीशन दी है, द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। हमारा बेस क्या है? y है। और उन्होंने कहा है कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड है, कॉन्ग्रुएंट साइड हमारी x है। सो आई एम गोइंग टू मेक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन x is equal to twice the length of its base, twice the length of its base यानी 2y, ये हमारा बेस है, इसका twice 2y is 13 सेंटीमीटर लेस। 13 सेंटीमीटर लेस है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा गिवन कंडीशन के हिसाब से x इज इक्वल टू 2y माइनस 13 का इक्वेशन। अब अगर हमने इसको सही से लिखा तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 13। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। ओके, अब हम दोनों में से किसी एक को इक्वलाइज करके साइमल्टेनियस वे से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4x प्लस y इंटू 2 हो जाएगा 2y एंड 24 इंटू 2 हो जाएगा 48। दिस इज आवर इक्वेशन 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 एंड 3 है इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि साइन डिफरेंट डिफरेंट है। माइनस 2y प्लस 2y है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो मुझे जो इक्वेशन मिल रहा है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 13 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। अब क्योंकि ऐड करना है तो साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं। 4x प्लस एक्स विल बी 5x, ये माइनस 2y प्लस 2y विल बी कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 8 माइनस 3 इज 5 एंड 4 माइनस 1 इज 3। तो 5x इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया है 35। तो जब हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे
विल गेट x इज इक्वल टू 7। हमें x का आंसर क्या मिला है? 7 मिला है। अब इस इक्वेशन को हम प्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। वन नहीं, टू, वन और टू, टू में करते हैं, टू में, इन इक्वेशन 2। तो 7 माइनस 2y इज इक्वल टू -13। हम -13 और -2y इनको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस। तो 7 प्लस 13 इज 20, और अगर आपने 20 को 2 से डिवाइड किया तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 10। ठीक है, इसलिए जो हमारे साइड्स आए हुए हैं वो है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, the length of sides of triangle are 7, 7, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन है। नाउ ये जो हमारा पेपर है, ये है जुलाई 22 का, if I'm not wrong this paper should be of, yes, it's जुलाई 2022 का ये पेपर है। ग्राफ का क्वेश्चन है, वेरी इजी है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत ही इजी दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने मन से x या y की कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो लेट अस कंसिडर कि मैंने y को शिफ्ट कर दिया है, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन वन वैल्यू फॉर x, सॉरी y इज इक्वल टू, लेट अस कंसिडर 0, तो क्या हो जाएगा? x is equal to 4 minus 0 will be 4. Then y is equal to 1. तो क्या होगा? 4 plus 1, that will be 5. Then y is equal to minus 1. तो x is equal to 4 minus, एक मिनट, here it should be 3 ना, because the sign is minus, 4 minus 1 and that will be 3। और यहाँ पे जो है ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना। तो जब मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करूंगी, तो टेबल ड्रॉ करते टाइम पे हमारे जो वैल्यूज आ जाएंगे, तो कैसे आएंगे देखिए, as we have taken 3 values, ठीक है, ये है हमारा x और y के वैल्यूज हमें अलग अलग लिखने हैं। दिस इज x, y, और ये हमारी कोऑर्डिनेट्स है। हमारा x आया था 4 जब हमने y0 लिया था, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 0। x विल बी 3 जब हमने y का वैल्यू 1 लिया था, सो कोऑर्डिनेट्स आर 3 1। x विल बी माइनस, सॉरी x विल बी 5 जब हमने y का ये लिया है -1, है ना। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है दोज आर 5 -1। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टुवर्ड सेकंड वन, 3x minus 2y is equal to 7। 3x minus 2y is equal to 7। तो सबसे पहले आप 2y को शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3x is equal to
3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y। अब 2y प्लस 7 भी लिख सकते हो। x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y अपॉन 3, है ना। तो अब हम एक एक वैल्यू वहां पे प्लेस करेंगे। सो आप ऐसा ट्राई करो कि जो नंबर आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3, है ना। तो क्योंकि फिर वो डेसिमल में नहीं जाएगा, अदरवाइज वो जो इक्वेशन है अगर वो डेसिमल में गया तो फिर हमें वो पॉइंट काउंट करते रहने पड़ते हैं एंड वी शुड बी परफेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू, अब देखिए मैं सोचूंगी कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये इफ आई टेक 1 अगर मैंने लिया तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 7 प्लस 2 दैट विल बी 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 3, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा मेरा आंसर, है ना। 3 3 जा 9। नाउ y इज इक्वल टू द नेक्स्ट नंबर विल बी, जो 7 से मतलब डिवाइड हो सकता है, 5 है, देन बट 5 आएगा नहीं बिकॉज 7 प्लस 5 12 लेना था, तो दैट वोंट कम। -1 0 नो, देन ओके इफ आई टेक 0 तो क्या होगा, 7 प्लस 2 इंटू 0, तो वो तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो दैट आंसर विल बी इन द डेसिमल। डेसिमल का आंसर आपको सिर्फ 1 डिजिट तक के ही लेना है, तो 3 2 6 हो जाएगा एंड 2.3, द मैक्स आंसर विल बी 2.3। वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी डेसिमल वाले आंसर्स बिकॉज वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, देन द नेक्स्ट नंबर दैट आई हैव टू टेक, विच नंबर शुड आई टेक, 2 इंटू -1 करेंगे -2, 7 -2 विल बी 5, 5 से डिविजिबल नहीं है, -1 पॉसिबल है नहीं इसका आंसर। 9 के बाद में तो 12 आता है, तो 12 इसका आएगा नहीं। 8, ओके, मैंने नंबर ले लिया 4। नाउ आई एम टेलिंग व्हाई आई हैव टेकन 4। 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, 7 प्लस 8 15 हो जाएगा। 15 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5। ठीक है, अब हम इसका भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। वो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ना तो आपको पॉइंट भी प्लेस करने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। वी डोंट वांट टू चेक एवरी टाइम कि हमने कौन से पॉइंट्स लिए हैं। दिस इज x, देन y एंड देन एक्स वाई। तो x है हमारा 3 जब हमने y का वैल्यू लिया था 1, तो जो कोऑर्डिनेट्स है दोज आर 3 एंड 1। देन x है हमारा 2.3 जब y है आपका 0, एंड इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी 2.3 इंटू 0। x आपका 4 है जब आपका y आया है 5। Have I taken correct? 0, y is equal to 0, then y is equal to 4. Okay, this part I did wrong. इसे क्या करना चाहिए था, हमने y is equal to 4 लिया है, तब हमें x 5 मिला है, 5 and 4। Okay, चलो इसको हमें ड्रॉ करना है ग्राफ को। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए द पेन, अब हम लोग अप्रोक्स यहां से ले लेते हैं। This is our x-axis and this will be y-axis। ठीक है,
अब हम यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। पॉइंट्स में आप यहाँ पे लिखो 0, देन 1, 2, 3, 4, 5। इस साइड में आपके सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। ऑन अपर साइड ऑल्सो पॉजिटिव नंबर्स। जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पे सारे नेगेटिव नंबर्स, एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स। देन on the lower side it will be negative, -1, -2, -3 and -4। इतने काफी है। ओके, अब हम पहला इक्वेशन के हम पॉइंट्स प्लेस करते हैं। अगर आपका x 4 है और y 0, जो टर्म आपका 0 है उसको तो हमें देखना ही नहीं है, तो हम जिसका गिवन है उसी एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो दिस पॉइंट y 0 एंड x 4। द नेक्स्ट वन इज 3 1। x जो है वो 3 है और y जो है वो 1 है। ओके, उसके बाद में 5 -1, जो कोऑर्डिनेट है आपका वो 5 है एंड दिस इज -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन तीनों पॉइंट में से हमारी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना है क्योंकि उसके ऊपर हमें मेंशन करना पड़ता है ना कि वो कौन से इक्वेशन का लाइन है। तो आई एम गोइंग टू मेंशन हियर x + y = 4। ये हमारे लाइन का ये है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट से देखिए 3 1, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। 3 1 सेम पॉइंट आ रहा है 3 1, तो यही पे है। द नेक्स्ट वन इज 2.3 एंड 0। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो पॉइंट है ही नहीं, आप जिसका पॉइंट है उसी एक्सिस पे ड्रॉ कर दो। तो ये 0.1 2 3, हियर समवेयर द पॉइंट विल कम। एंड देन 5 4, 5 4 है, x 5 है एंड y इज 4, तो यहाँ पे कहीं पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। इन तीनों पॉइंट में से हमारा जो लाइन है वो पास होनी चाहिए। इस लाइन को थोड़ा सा आई हैव टू शिफ्ट। जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट हियर 3x - 2y = 7। अब आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख सकते हो, 3 एंड 1 इज इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। therefore जो x का कोऑर्डिनेट आया है दैट इज 3 एंड जो y का कोऑर्डिनेट आया है दिस इज 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। A train travels 240 km with uniform speed. If the speed of the train is increased by 12 km/h, it takes 1 hour less to cover the same distance. Find the initial speed of the train. मैंने आपको इसके पहले भी कई बार समझाया है, जो फाइंड आउट करना होता है वही आपका x है। तो हम सॉल्यूशन में लिख देंगे let the initial speed of the train be x km/h, है ना। तो जो इंक्रीज हुई है स्पीड, देयरफॉर
द इंक्रीज इज स्पीड, वो कितना हो जाएगा आपका, 12 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गया है, तो x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो है वो सेम ही है, डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ हमें जो कैलकुलेशन दिया है वो आर का दिया है, मतलब टाइम का दिया है, तो हम टाइम को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका स्पीड बढ़ा तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर आपका स्पीड कम है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो टाइम लिया गया है वो ओरिजिनल जो स्पीड है, इनिशियल जो स्पीड है, उसने ज्यादा टाइम लिया है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 240, ये हमारा डिस्टेंस है, स्पीड है हमारा x, माइनस 240 और स्पीड है हमारा x प्लस 12। तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज 1 आवर। ओके, वो 1 आवर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 240 को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने 240 को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स, 1 x प्लस 12 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x प्लस 12 माइनस एक्स अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 12 इज इक्वल टू 1। तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स विल बी कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 240 इंटू 12 इज इक्वल टू, इसका जो भी आंसर है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 12, 12x, और जब आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर कुछ चेंज होने ही नहीं वाला है। अगर मैंने सारे नंबर एक साइड में लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x, तो जो 240 इंटू 12 है इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आ जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, 12 जीरो ज़ा 0, 12 फोर ज़ा 48 का 8 कैरी 4, 12 टू ज़ा 24 प्लस 4 28, तो माइनस 2880। अब देखिए नंबर काफी बड़ा है 2880, और उसका जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है 12। तो ऐसे कंडीशन में आई सजेस्ट यू, तो पहले 10 निकाल लो साइड में। अगर हम 10 निकाल लेते हैं तो 288 है। अब ट्राई करेंगे कि इसको अगर हम, मैंने समझो छोटा नंबर तो हमें लेना ही नहीं है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा। सपोज इफ आई डिवाइडेड बाई 8, तो मुझे 8 से इसके क्या फैक्टर्स मिलेंगे, 8 थ्री ज़ा 24 and 8 fives are 40, 8 and 35. So will it work? 10 into 8 80, 80 minus 35, no it won't work, तो हम वो वाला नहीं ले सकते हैं, 835 नहीं हो पाएगा। जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो है 2 से तो बहुत छोटा आएगा, 3 से छोटा है, 6 से करके देखते हैं। ओके, एक मिनट एक मिनट, दिस इज 8 6 ज़ा 48। हाँ, फिर भी नहीं हो रहा है ना वो। एनीवेज 288 divided by 6, 6 4s are 24 and 6 8s are 48, तो ये आ गया 6 and 48, तो 10 6 हो गया 60, 60 minus 48 is possible। ओके, 60 minus 48 12 आता है। कैसे डिसाइड करेंगे किसको कौन सा साइन, बिगर नंबर को प्लस का साइन देंगे, स्मॉलर नंबर को माइनस का। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द factors, x square plus 60x minus 48x minus 2880 is equal to 0। इसमें से अगर कॉमन निकालते हैं तो x plus 60 will be common, अब minus 48 को कॉमन ले लो, x plus 60 ही आएगा। तो हमारा जो एक ब्रैकेट में है दैट इज minus 48 एंड इन अनदर ब्रैकेट विल बी x plus 60।
तो हमें तो पता है कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वाला जो आपका स्पीड है वो पॉजिटिव है, एंड दिस वन इज नेगेटिव। तो स्पीड थोड़ी ना नेगेटिव हो सकती है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसीलिए जो इनिशियल स्पीड है ट्रेन का वो है, इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सम ले लेते हैं। If the sum of the first p term of an AP is equal to the sum of first q term, then show that the sum of first p plus q term is 0. So always remember, ये जो p term q term होते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको confusing लगेगा, but actually it's very easy. I'll teach you how to do that. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म है मतलब एस पी है, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म यानी एस पी इज इक्वल टू एस क्यू है। अब हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा फॉर्मूला है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जहां जहां पे एन है, wherever n is there, मैं n को रिप्लेस करके sp में मैं p डालूंगी और sq के लिए I'll put q। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, p अपॉन 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू, क्योंकि sp इज इक्वल टू sq है, तो q बाई 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1d। ठीक है, अब इज इक्वल टू है, अगर ये दोनों टू सेम प्लेस पे है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने ये टू इस साइड में शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो वो वहां पे भी कैंसिल ही होने वाला है। नाउ वी हैव p और ब्रैकेट के अंदर ये सारे टर्म है, तो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी p से, इन सारे टर्म्स को आई मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा मुझे, p इंटू टू ए दैट विल बी 2ap प्लस, अब देखिए ये वाला जो p माइनस 1 है इसे आपको p से भी मल्टीप्लाई करना है, एट द सेम टाइम d से भी मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए ये बनेगा p इंटू पी स्क्वायर इंटू डी। सेम हियर p इंटू माइनस 1 माइनस p एंड इंटू d माइनस p d इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम q से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम थिंग 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। अब क्योंकि ये इज इक्वल टू है, अगर मैंने सारे ही टर्म्स मेरे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिए इक्वेशन के, तो उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो ये ऐसे प्लस है यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा, 2aq प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी, क्योंकि माइनस है वो इसलिए उसका साइन चेंज होके प्लस क्यू डी आएगा। नाउ आई एम मेकिंग पेयर्स, मैं इसके पेयर डाल रही हूँ। देखिए सम थोड़ा इजी है बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। अब इसमें से मुझे 2a कॉमन दिख रहा है, सो आई एम गोइंग टू टेक 2a एज अ कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा p माइनस क्यू, और इन दोनों में से d कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और d। इन दोनों में से भी d कॉमन है, बट यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ, तो p माइनस क्यू इंटू डी, ये साइन चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने कई बार समझाया आपको कि अगर माइनस का साइन बाहर आएगा तो आपका सेकेंड टर्म का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसे हमें स्प्लिट करना है, एज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी।
ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। दिस प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू यूज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ये ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर, तो उसे हमें एक ब्रैकेट में प्लस लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस लिखना है। सो इट विल बी p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू इंटू डी माइनस p माइनस क्यू डी। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन कॉमन निकाल लेते हैं। जो भी टर्म आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, आई गॉट p माइनस क्यू हियर, p माइनस क्यू इज हियर एंड p माइनस क्यू इज हियर। तो हम क्या करेंगे, p माइनस क्यू को कॉमन ले लेते हैं। अब आप ब्रैकेट में चेक कीजिए क्या क्या बच गया। यहां से बचा है 2a प्लस p प्लस क्यू इंटू डी, और यहां से माइनस डी बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इस p माइनस क्यू को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं और इस टर्म में से भी d कॉमन ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस, इफ आई टेक d एज अ कॉमन, तो p प्लस क्यू और d अगर मैंने कंप्लीटली बाहर ले लिया तो -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। वाई आई सेड 0? जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर वैसे भी 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है, p प्लस सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म। तो जैसे हमारा फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओनली द थिंग जहां जहां पे n है वहां वहां पे p प्लस क्यू यूज करना पड़ेगा, कि p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू द ब्रैकेट d। अब देखिए, ये है हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हमने कहा कि 2a प्लस पी प्लस क्यू -1 डी इज इक्वल टू 0, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाइड एनी नंबर बाय 0 यू विल गेट 0, है ना। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। और यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दो। कौन सा, दिस पार्ट, फ्रॉम 1 एंड 2। इसमें 1 में हमने बताया ये टर्म 0 है, सेकंड में हमने वही टर्म फाइंड आउट किया, तो फिर हमने इसे प्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया उसका वैल्यू, एंड वी गॉट s प्लस s सम ऑफ p प्लस q टर्म इज 0, हेंस प्रूव्ड। सॉरी। ओके, चलो नेक्स्ट हम ले लेते हैं। अब ये पेपर आपका चेंज हो गया है। आई थिंक दिस इज फ्रॉम March 2022, if I'm not wrong. This paper is of March 2022, 23, sorry, it's a 23. Yes, okay, चलो स्टार्ट करेंगे सम को। क्या क्या दिया है आपको, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, a इज इक्वल टू p, सेकेंड टर्म है आपका q, मतलब t2 इज इक्वल टू q, और जो लास्ट टर्म है दैट इज tn इज इक्वल टू r। तो हमें पहले d निकालना होगा कि d इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो आपका t2 है q एंड a है p, तो इसलिए आपका जो d है वो है q माइनस p। अब हम लास्ट टर्म उन्होंने दिया है तो हम tn का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब जो tn है लास्ट टर्म है दैट इज r,
ए है आपका पी, एन हमें नहीं पता तो हम ऐसा ही लिखेंगे, और जो डी है दैट इज क्यू माइनस पी, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शिफ्ट करते हैं पी को, तो ये हो जाएगा आपका आर माइनस पी एन माइनस वन क्यू माइनस पी। उसके बाद में हम पूरा का पूरा q माइनस पी को, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जब आप इसका साइड चेंज करोगे इट विल बी इन द डिवीजन, तो ये हो जाएगा q माइनस पी एन माइनस वन। अब हम वन को भी शिफ्ट कर देंगे, तो जब ये माइनस वन इस साइड में आ जाएगा दैट विल बिकम प्लस, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे बनेगा आर माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी प्लस वन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इज इक्वल टू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस पी विल बी माइनस टू पी, तो जो n है वो आ गया आर माइनस आर प्लस क्यू माइनस टू पी, आर प्लस क्यू माइनस टू पी क्यू माइनस पी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन वन बना देंगे, ये हो गई हमारी n की वैल्यू। अब उन्होंने क्या कहा था, द सम ऑफ n टर्म, यही हम फाइंड आउट करना है ना, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म इज q प्लस आर माइनस टू पी इंटू पी प्लस क्यू पी प्लस आर अपॉन टू क्यू माइनस पी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टी वन प्लस टी एन, हमारे पास में फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो जो n है, n का वैल्यू क्या है आपका, r प्लस क्यू माइनस टू पी अपॉन क्यू माइनस पी, और यहाँ पे फिर अपॉन में टू आ जाएगा जो कि शिफ्ट होके यहीं पे चला जाएगा, और जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है p, और जो लास्ट टर्म है वो है r, ये मल्टीप्लाइड में रहेगा। अब क्योंकि ये टू ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए r प्लस क्यू माइनस टू पी अपॉन टू टाइम्स q माइनस p मल्टीप्लाइड बाय p प्लस r, p प्लस r। तो अगर आपका मल्टीप्लीकेशन है तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो ऑन दैट साइड, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू आर प्लस क्यू माइनस टू पी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय p प्लस r इन अनदर ब्रैकेट अपॉन टू टाइम्स q माइनस p, हैज प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट सम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज वेरी वेरी इजी, बहुत इजी होता है, नो कैलकुलेशन एट ऑल, यू जस्ट हैव टू write those class marks and then simply write the formula, sorry simply plot the points। अब देखिए क्वेश्चन ना यहाँ यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है 200 टू 400 400 टू 600, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है उसे उसमें हमें एक एक लिमिट बढ़ानी पड़ती है, जो हमारे क्लासेस हैं वो हमें बढ़ाने पड़ते हैं। तो इसका क्लास मार्क क्या आएगा, 0 टू 200 का क्लास मार्क विल बी 100, 200 टू 400 क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। और जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि आपका जो भी फर्स्ट जो आपके क्लासेस है उसका जो क्लास मार्क आएगा वही आपको इसके लोअर लिमिट में ऐड करना है। तो 200 प्लस 100 इज 300,
then 500, 700, 900, 1100, and then 1100, 1300. ये हमारे क्लास मार्क हो गए. नाउ लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ. अब हम इसे ड्रॉ करेंगे. ये है हमारा y एक्सिस एंड दिस इज और x एक्सिस. ठीक है, ये हो गए हमारे x एक्सिस y एक्सिस. अब हम पॉइंट प्लेस करेंगे. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 100. अब इसमें आपको क्रिंक मार्क वगैरह देने की जरूरत नहीं है. बट सी, अगर मैंने यहाँ से डिफरेंस मेरा 100 का लिया, देन आई हैव टू प्लेस हियर 300. 300 मेरा यहाँ पे आ जाएगा. 300, 500, 700, 900, 1100 एंड देन 1300. ओके, आ जाएगी. क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो, अगर मैंने ये वाला डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का 100 लिया, देन आई हैव टू मेंटेन 1100 एंड देन 1300. ये क्या है आपका? दिस इज इलेक्ट्रिसिटी का बिल. अब ये जो नंबर है आपके इस एक्सिस पे, तो ऑलमोस्ट ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 50. तो हम 50 से डिविजिबल में ये ले लेते हैं 50, देन 100, देन 150, 200. आई थिंक ये मेरे नहीं आ पाएंगे, मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा है ना. सो आई एम गोइंग टू टेक इट इन 100. मैं 100 के मल्टीपल में ले लेती हूँ. 100, 200, देन 300, 400 एंड देन 500. आप 50-50 के इसमें ले सकते हो. फिर हम लिखेंगे यहाँ पे स्केल. स्केल में आपको एक्स एक्सिस का मेंशन करना होगा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज. 100. और y एक्सिस का जो है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज. ठीक है. अब देखिए, जो फर्स्ट हमारा क्लास मार्क आता है 100 वाला, दैट विल ऑलवेज बी 0. मतलब जो फर्स्ट लिमिट हम एक्स्ट्रा का लेते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 0 है. द नेक्स्ट वन इज 240. अब देखिए 240 जो है वो 200 और 300 के बीच में. दिस स्मॉल लाइंस, ईच लाइन विल बी ऑफ 10. ओके, ईच लाइन विल बी ऑफ 10. तो अकॉर्डिंग टू दैट आप निकाल सकते हो. आपको 240 बोला है तो एकदम परफेक्ट तो नहीं आएगा, बट लाइक 1, 2, 3 and 4 here somewhere. The next one is 300, 500 and 300. Then the next one is 700 and 450. This is 700 and this is 450. Next one is 900 and 350. 900 and 350. Then 1100 and 160. 1100 100 and 200 के बीच में और थोड़ा सा मोर देन हाफ, तो फिर वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा. Then 1300 will be of 0. अब हमें इसे लाइन से ज्वाइन करना है. सो ज्वाइन दोज पॉइंट्स. दिस वन, this part and this one. ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ. आप अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स मेंशन करने पड़ते हैं. वैसे ये है हमारा 100, 0. दिस इज 300 and 240. नेक्स्ट वन इज 500, 300.
then 700 and 450, then next is 900, 350, then 1100 and 160, and the last one is 1300 and 0. ओके, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 consecutive नेचुरल टर्म्स इज 1455, फाइंड द नंबर्स। तो इस टाइप के सम में भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 consecutive, consecutive बोला है, तो यहाँ पे जो हमारे टर्म्स है वो हम एपी के हिसाब से लेते हैं, है ना। एपी के हिसाब से अगर हम टर्म्स लेते हैं तो हमारा कैसे आ जाएगा, देखिए, x-2, x-1, देन x+1 एंड x+2, ये हो जाएंगे हमारे टर्म्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द 5 consecutive टर्म्स। ये हो गए हमारे टर्म्स। अब उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम तो करना है लेकिन उनके स्क्वायर्स का सम करना है। तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1 स्क्वायर प्लस x+2 होल स्क्वायर, और इन सबका आंसर कितना है आपका 1455 है। तो अब हमें वो जो हमारा a+b होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है वो यूज करनी है कि a² + 2ab + b², ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये हम यूज करेंगे। ओके, तो x-2 जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा x² - 4x + 4, जो x-1 है वो आ जाएगा x² - 2x + 1, देन x² + 2x + 1, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 1455। अब हम जितने भी x² है उन सबको ऐड करेंगे, ये हो गए आपके 5x²। अब ये देखिए, -4x + 4x, it will be cancelled, then -2x + 2x, it will also be cancelled। तो हमारे पास में x का कोई टर्म बचता ही नहीं है। अब रहेंगे नंबर 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, तो 5x² + 10 इज इक्वल टू 1455। तो इसे अगर मैंने शिफ्ट कर दिया, ये माइनस हो जाएगा, 5x² 1455 - 10, तो 5x² इज इक्वल टू 1445। इसको अगर हमने 5 को इस साइड में शिफ्ट किया, 1445 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या हो जाएगा, 1445 को डिवाइड करके देखते हैं 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 एंड देन 5 9 ज़ा 45। तो जो हमारा आंसर आया है दैट इज 289। तो जो x² है वो 289। तो अगर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 17, x इज इक्वल टू 17। तो जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, देयरफॉर द टर्म्स आर, हमने लिया था x-2 मतलब 17 - 2, so that is 15, x-1, 17 - 1 is 16, then x is equal to 17, then x + 1,
17 plus 1 is 18. Then x plus 2, 17 plus 2 is 19. So the consecutive terms are 15, 16, 17, 18 and 19. ये आपके 5 consecutive terms हैं. देखिए ये सेम सम हमने इसी वीडियो के इसमें कर लिया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू द सेम सम, हमारा टाइम जाएगा. नाउ द लास्ट सम, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35. तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक का सम है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब एक्स क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सॉरी एक्स नहीं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35. तो हमें इसका इक्वेशन भी बनाना है एंड इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. ओके, अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय 5 क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें फाइंड आउट करना, सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हमें वैल्यू दिया है 35. 3 अल्फा बीटा हमें नहीं पता, बट अल्फा प्लस बीटा है हमारा 5. अब 5 क्यूब आपका हो जाएगा 125. आप 35 को शिफ्ट कर दो, -35 एंड 5 इंटू 3 15 अल्फा बीटा. 125 माइनस 30 इज 90. 90 को अगर हमने 15 से डिवाइड कर दिया तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 6. तो हमें अल्फा इंटू बीटा मिला है 6. अब हम इसका इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. तो हमें वैसे भी सम ऑफ द रूट्स तो दिया ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर इक्वेशन. यहाँ पे मैंने मैक्सिमम जो PYQ है दैट आई हैव कवर्ड. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.